नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता अधिनियम 1955 या फिर कहें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 या फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो वीडियो है ये सिटीजनशिप का पार्ट 2 है, नागरिकता का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 है, उसमें हमने आर्टिकल 5 से लेकर और 11 तक पढ़े थे। तो देखिए जो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ये जो आर्टिकल हैं 5 से लेकर और 8 तक, इनमें किस चीज़ का वर्णन है। ये जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब तक संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक जो लोग भारत में रह रहे थे उनको किस तरीके से, उनको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, उनका वर्णन था किसमें, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक। और इसके बाद किस तरह से नागरिकता मिलेगी, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद किस तरह से नागरिकता मिलेगी, इसका कोई भी वर्णन नहीं था किसमें, जो आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक बनाए गए थे उनमें। लेकिन उसी में ही आर्टिकल 11 था, उसमें संसद को ये शक्ति प्रदान की गई थी। क्या शक्ति प्रदान की गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद संसद है वो कानून में संशोधन करके, मतलब कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके नए कानून बना सकती है। और टाइम टाइम पर किए भी हैं संशोधन संसद ने, जैसे कि 1986 में, फिर उसके बाद 1992 में, 2003 में, 2005 में, और 2005 में ही OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऐड किया गया था। उसके बाद 2015 में और 2019 में, जो कि अभी संशोधन हुआ था पिछले साल, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये संसद ने लागू किया और इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 किस तरह से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसके 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में, मतलब कि 5 तरीकों से कोई भी व्यक्ति है वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसका अर्जन कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उन 5 तरीकों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है वो है जन्म से, बाय बर्थ। सेकंड है वंशानुगत, बाय डिसेंट। थर्ड है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। फोर्थ है देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। फिफ्थ है क्षेत्र सम्मिलित होने पर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो देखिए इनको स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग समझते हैं कि ये होते क्या हैं। जो 5 कंडीशंस है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की, वो है जन्म से, मतलब कि बाय बर्थ। इसके अंदर देखिए 3 कंडीशंस दी हुई है, उनको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हो, वो सब व्यक्ति, वो सब नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे कि कोई भी विदेशी नागरिक है वो घूमने आए हुए हैं, कोई भी विदेशी हस्बैंड वाइफ घूमने आए हुए हैं और उनको अगर भारत में ताजमहल या फिर कहीं भी घूमते हैं और उस समय वो किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भी अवैध तरीके से आए हैं और उसका जन्म होता है तो फिर उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरह से इससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि हर जो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, मतलब कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में जिसका भी जन्म हुआ
वो अगर उसका जन्म भारत में हुआ, वो भारत में पैदा हुए, तो वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो ये काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो घूमने आए हुए हैं और उस समय पर उनके बच्चे का जन्म हो जाता है भारत में, तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। और इसी तरह से कोई भी व्यक्ति है वो कुछ कार्य से भारत आए हुए हैं और उनके बच्चे का जन्म भारत में उस समय हो जाता है, तो वो भारतीय कहलाएंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी समस्याएं पैदा कर रहा था। तो इसके लिए फिर इसमें बदलाव किया गया, और बदलाव किया गया कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन 2003 से पहले अगर किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है और इसके साथ एक और कंडीशन जोड़ी गई, उसके माता या फिर पिता में से एक भारतीय है, तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, इसमें 1987 में बदलाव किया गया, वो ये था कि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2003, क्योंकि 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ, तो 2003 से पहले, मतलब कि 1 जुलाई 1987 के और 2003 के बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और अगर उसके माता या पिता, फादर या मदर में से एक अगर इंडियन है, तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन इससे भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई? जैसे कि मान लीजिए मदर इंडियन है, लेकिन उसका फादर है वो घुसपैठिया है, मतलब कि अवैध तरीके से भारत में रह रहा है। अवैध तरीके से मतलब बिना पासपोर्ट के, बिना परमिशन के, या फिर जितनी अनुमति के लिए आया था वो पूरा हो चुका, उससे ज़्यादा समय तक रह रहा है। तो इस तरह से अगर कोई रह रहा है तो भी उसके बच्चा है, उसका जो बच्चा है, उसका जो जन्म होता है, तो भी उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाती थी। तो फिर से ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। तो इसके लिए फिर से संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम संशोधन 2003 में, और ये लागू होने के बाद क्या कहा गया कि वह भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता दोनों भारतीय हो। और अगर दोनों भारतीय नहीं हैं तो माता या फिर पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय हो, और दूसरा है जो सेकंड है वो अवैध प्रवासी ना हो, मतलब बिना परमिशन के भारत में ना रह रहा हो, या फिर घुसपैठिया ना हो, या फिर उस पासपोर्ट के बिना ना रह रहा हो। तो इस तरह से वो अवैध प्रवासी ना हो। तो ये फाइनली डिसीजन लिया गया कि बाय बर्थ से, मतलब कि जन्म से वो इंडियन होगा, उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो कि जिसके माता पिता दोनों भारतीय हो, या फिर माता पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, वैलिड रूप से भारत में रह रहा हो, इनवैलिड रूप से ना रह रहा हो। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो शर्त थी, जो फोर्स कंडीशन थी, जिसके अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती थी, वो थी बाय बर्थ। और बाय बर्थ में हमने पढ़ा, अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में जन्म है, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से भारत में आता और उस समय उसका जन्म, उनके बच्चे का जन्म भारत में हो जाता, तो फिर वो भारतीय नागरिकता दे दी जाती थी उसको। तो इस तरह से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। फिर उसके बाद संशोधन किया गया 1 जुलाई 1987 को, या फिर उसके बाद, और 2003 से पहले अगर भारत में किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके माता या पिता में से एक भारतीय है, तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए मदर इंडियन है, भारतीय है, लेकिन फादर अवैध प्रवासी है या फिर घुसपैठिया है, तो फिर उससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। फिर उसके बाद संशोधन हुआ 2003 में, और उसमें यह कहा गया कि अगर या तो माता और पिता दोनों भारतीय हो, या फिर माता और पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी ना हो, मतलब अगर मदर भारतीय है तो उसके पिता अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए, पिता भारतीय है तो उसकी माँ अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो शर्त है, भारतीय नागरिकता जिस तरह से प्राप्त की जा सकती है वो है वंशानुगत, बाय डिसेंट। ये किससे संबंधित है? ये बोलती है कोई भी व्यक्ति है, उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो उसको भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? तो
कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे ले सकता है उसका वर्णन है उसका वर्णन है सेकंड में, वंशानुगत में। और फर्स्ट है उसमें हमने पढ़ा था अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है तो उसको भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, वो पढ़ा था हमने फर्स्ट में बाय बर्थ में। लेकिन सेकंड में वंशानुगत में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत से बाहर जन्म हुआ किसी बच्चे का तो उसको भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो उसमें देखिए 3 कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी, अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले भारत के बाहर मतलब कि विदेश में जन्म हुआ है उस व्यक्ति का और उसके पिता भारतीय हैं तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो क्या कहा गया था, 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर उसका जन्म विदेश में हुआ है, किसी भी देश में हुआ है भारत को छोड़कर, और उसके पिता भारतीय हैं तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके पिता भारतीय हैं तो ही वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसकी माता भारतीय हो तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद ये परिवर्तन किया गया और फिर ये कहा गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले, मतलब कि इन दोनों के बीच 10 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है और उनके माता या फिर पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय है, विदेश में जन्म होता है और माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से 10 दिसंबर 1992 के बाद माता को भी ये अधिकार दिया गया कि माता भी अगर भारतीय है तो भी वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इससे पहले सिर्फ पिता भारतीय होता तो ही भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। उसके बाद फिर से परिवर्तन किया गया और 3 दिसंबर 2004 के बाद ये कहा गया कि माता और पिता दोनों में से अगर कोई भी एक भारतीय हो, और इसके साथ एक कंडीशन जोड़ेगी कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसको भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब कि 3 दिसंबर 2004 के बाद वो व्यक्ति जो कि भारत के बाहर जन्म हुआ है वो इस तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकता है कि या तो उसके माता या फिर उसके पिता, मदर या फिर फादर में से कोई एक भारतीय हो और जन्म के 1 वर्ष के अंदर वो भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाए तो वो वंशानुगत के अकॉर्डिंग अपने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद तीसरा जो तरीका है जिससे कि आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है और अगर वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा और 7 वर्ष तक भारत में रहने के बाद वो आवेदन कर सकता है और आवेदन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाकर वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप भारत से बाहर रह रहे हो और अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 वर्ष तक 7 ईयर्स तक भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा तरीका ये है, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या फिर गर्ल है कोई, या फिर कोई भी बॉय है, कोई भी लड़का है या फिर लड़की है, अगर कोई विदेशी शादी कर ले, मान लीजिए कोई लड़का है और उसने किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली तो उस लड़की को 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा और 7 साल तक भारत में रहने के बाद वो आवेदन कर सकती है, रजिस्ट्रेशन करवा सकती है और रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। मतलब कि वो लड़का है वो भारतीय है
और जिससे वो शादी कर रहा है वो विदेशी है, तो उसको, जो विदेशी लड़की है, उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त करने का थर्ड जो तरीका है वो है, भारतीय कोई नागरिक है, उसकी कोई माइनर बच्चे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो बाय रजिस्ट्रेशन या फिर हम लोग कहें पंजीकरण द्वारा, तीसरे तरीके में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है वो अगर भारत के बाहर रह रहा है और वो 7 वर्ष तक भारत में रहता है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर कोई भी भारतीय नागरिक है और कोई भी विदेशी से शादी कर लेता है तो जिस व्यक्ति से वो शादी करता है जो कि विदेशी है, अगर मान लीजिए लड़की भारतीय है और लड़का अगर विदेशी है तो उस लड़के को 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। और अगर मान लीजिए कि लड़का भारतीय है और लड़की विदेशी है तो उस लड़की को 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट पड़ा कि भारतीय जो नागरिक हैं उसके जो माइनर बच्चे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो कंडीशन है जिससे कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है वो है देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो एक निश्चित अवधि तक अगर भारत में रहता है तो उसको किस तरह से नागरिकता मिलेगी, उसका वर्णन है किसमें, फोर्थ पॉइंट में, देशीयकरण में, बाय नेचुरलाइजेशन में, मतलब प्राकृतिक रूप से। इसमें जो है 4 कंडीशंस है, अगर इनको फुलफिल करता है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है, कोई भी व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो किसी ऐसे देश का नागरिक है जहाँ पर भारतीयों को, मतलब कि हमें भारतीयों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता नहीं मिलती है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है एक्स और ये है किसी दूसरे देश से, ठीक है, ये विदेशी है और ये भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। और जहाँ से ये है तो इस देश में अगर देशीयकरण द्वारा अगर भारतीयों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, मतलब कि इस एक्स के देश में भारतीयों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती तो फिर इस एक्स को भी भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको जिस देश की उसके पास अभी फ़िलहाल नागरिकता है उसकी नागरिकता अगर वो त्याग कर देता है और तब भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं देता हमारा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता दी जा सकती है, 2 देशों की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। और अगर वो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, उससे नागरिकता छीन ली जाएगी भारत की। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो देखिए, हमारे संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और इन 22 भाषाओं में से अगर उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसको, अगर 22 भाषाओं में से जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनका वर्णन है उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, अच्छा ज्ञाता हो तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ है अच्छे चरित्र वाला हो, मतलब उसका चरित्र अच्छा हो तब वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इन 4 कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कौन सी जो 4 कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करके वो कोई भी व्यक्ति हो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट तो वो है कि वो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ पर भारतीयों को देशीयकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो। दूसरा है कि वो अपने देश की, जिस देश की फिलहाल उसको नागरिकता है उसको त्याग करना पड़ेगा और फिर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तीसरी है
कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और उन 22 भाषाओं में से अगर उसे कोई एक अच्छी भाषा का अच्छा ज्ञान हो तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद 4th है वो है अच्छे चरित्र वाला हो। तो अच्छा चरित्र वाला होगा और 3 ये कंडीशंस होगी, फुलफिल करेगा तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का, बाय नेचुरलाइजेशन किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसका एक और पॉइंट है वो है अगर जो मैंने 4 कंडीशंस बताई, जैसे कि जो 4 कंडीशंस अभी बताई 8वीं अनुसूची में से 22 भाषा होती है, उसमें से एक का ज्ञान, अच्छा चरित्र और जिस देश की उसके पास नागरिकता है उसका त्याग करे, भारत की ग्रहण करे और ऐसे देश का नागरिक ना हो जहाँ पर भारतीयों को नागरिकता देशीयकरण द्वारा न दी जाती हो। इन 4 कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो भी उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है विशेष उपबंध के तहत। वो किस तरह से, अगर वो व्यक्ति है वो विज्ञान मतलब साइंस, दर्शन, फिलॉसफी, कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, विश्व शांति, पीस, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में कोई विशेष कार्य कर चुका है तो उसको इन सब शर्तें जो मैं पहले बताई है 4, उसको पूर्ण किए बिना ही देशीयकरण द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। वो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है इन अगर क्षेत्रों में अगर वो अच्छा कार्य, विशेष कार्य कर चुका हो तो। उसके बाद जो 5वीं कंडीशन आती है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो है क्षेत्र सम्मिलित होने पर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका क्या अर्थ हुआ, मान लीजिए ये है भारत और ये है दूसरा देश कोई भी, और अगर इसको भारत मिला लेता है अपने ही अंदर, मतलब इसको भारत अपने ही क्षेत्र में सम्मिलित कर लेता है, तो यहाँ के जो व्यक्ति है वो भारतीय कहलाएंगे, उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सम्मिलित किया गया भारत में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी है ये पहले फ्रांस के अधीन था और इसको हमने 1954 में फ्रांस से छीन लिया और 1962 में हमने इसको यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और 1962 से ही जो पौंडीचेरी के जो लोग हैं, जो व्यक्ति है वो भारत के नागरिक बन गए। तो इस तरह से जो है 1954 में हमने पौंडीचेरी को फ्रांस से छीना, 1962 में इसको यूटी बनाया और 1962 से ही इसके व्यक्ति भारतीय नागरिकता उनको प्राप्त हो गई। तो इस तरह से क्षेत्र में सम्मिलित होने पर भी भारतीय नागरिकता उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो अब हमने 5 तरीके पढ़े नागरिकता के अर्जन के। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये तो थे जिस तरह से हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 तरह से। अब देखिए 3 तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, उस भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। तो वो 3 तरीके देखते हैं हम लोग। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो उसमें फर्स्ट जो है वो है नागरिकता का परित्याग, रिनंशिएशन। सेकंड है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। थर्ड है वंचित किए जाने पर, डेप्रीवेशन। ये तीनों क्या होते हैं इनको अब हम लोग 1 by 1 समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको समझना काफ़ी आसान है और फर्स्ट जो तरीका है जिससे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है वो है नागरिकता का परित्याग, रिनंशिएशन। इन तीनों तरीकों को समझना काफ़ी आसान है और इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं और अगर आप खुद ही अपनी जो जॉब है उसका त्याग कर देते हैं, उस अपने पद का त्याग कर देते हैं, तो वो तो हो जाएगा नागरिकता का परित्याग। और अगर आप मान लीजिए आप पहले रेलवे में गवर्नमेंट जॉब थी आपकी
और अब आप एसएससी के थ्रू लग गए हैं, मतलब आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपने दूसरी सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, तो आप पहली है जो नौकरी है उसको स्वतः ही छोड़ दोगे। तो स्वतः ही अगर आपने दूसरी नौकरी का पद है वो ग्रहण कर लिया है, तो जो फर्स्ट जो नौकरी थी उसको स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो वो हो गया टर्मिनेशन। और तीसरा जो होता है वो है वंचित किए जाने पर। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने जॉब है जो सरकारी नौकरी है वो प्राप्त की है किसी भी छल कपट से, झूठे तथ्य प्रस्तुत करके, इस प्रकार से आपने कोई भी जॉब है वो प्राप्त की है, तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, सरकारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तीनों को समझ सकते हैं। इसी तरह से हमारी भारतीय नागरिकता होती है। जैसे इसमें फर्स्ट में मैंने बताया कि आपकी जॉब लग गई और आप खुद ही उस सरकारी जॉब को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, तो फिर आपकी जो पद है वो समाप्त हो जाएगी, आपकी जो नौकरी है वो वापस ले ली जाएगी। तो इसमें भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति है वो नागरिकता का परित्याग कैसे कर सकता है, कि अगर वो व्यक्ति पूर्ण आयु प्राप्त है, मतलब कि 18 का प्लस है, वो पूर्ण क्षमता है उसके अंदर, और वो भारतीय नागरिक है कोई भी, और वो अपने होश आवास में अपनी नागरिकता का त्याग करने की घोषणा करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी नागरिकता ले ली जाएगी। लेकिन वो अगर मान लीजिए केंद्र सरकार है वो युद्ध में व्यस्त है और उस समय वो अपनी नागरिकता के त्याग की घोषणा करता है, तो वह उस समय रोक लगा सकती है। तो देखिए फर्स्ट पे हमने पढ़ा नागरिकता का परित्याग कैसे हो सकता है, कि कोई भी व्यक्ति खुद 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और खुद निर्धारित प्रारूप के तहत अगर ये घोषणा करता है कि वो नागरिकता का त्याग कर रहा है, तो उससे नागरिकता ले ली जाती है, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद सेकंड है वो है बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। वो क्या है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप किसी दूसरी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी सरकारी जॉब लग जाती है, तो आपकी फर्स्ट जो जॉब है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसको स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता है वो प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि कोई भी भारतीय व्यक्ति है और ये अमेरिका की जो है सिटीजनशिप ले लेता है, कि नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो इसकी जो भारत की नागरिकता है ये स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन ये जो समाप्ति है ये तब लागू नहीं होगी जब कोई भी सरकार, हमारी जो भारत सरकार है, वो युद्ध में व्यस्त हो, और युद्ध में व्यस्त होने की वजह से वो अपनी सहमति प्रदान ना करे, तब तक उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। तो सेकंड में हमने पढ़ा कोई भी व्यक्ति है वो अगर अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक व्यक्ति एक ही नागरिकता ले सकता है। वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि एक व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता ले सकता है, भारत की भी और यूएसए की भी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, अगर वो यूएसए की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा जो तरीका है जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त की जाती है वो है वंचित किए जाने पर, डेप्रीवेशन। ये क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी है, किस तरह से, देशीयकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन, या फिर पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, और वो भारत का नागरिक बना हुआ है, तो उसको केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, जो अब मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी उनके आधार पर उनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, अगर कोई भी व्यक्ति है वो छल कपट या फिर झूठे तथ्य प्रस्तुत करके भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, और अगर भारत सरकार को पता चलता है तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है, अगर वो व्यक्ति है वो संविधान के प्रति अनादर करता है, मतलब संविधान का डिसरिस्पेक्ट करता है, तो फिर उससे भारत की नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। जो तीसरा पॉइंट है वो है, अगर मान लीजिए हमारे देश का, भारत का, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा हो, और उस युद्ध में जो व्यक्ति है जिसने हमारी भारत की नागरिकता प्राप्त की हुई है वो शत्रु देश का साथ देता है, या फिर अवैध रूप से इल्लीगली कोई भी
सीक्रेट कोई भी ऐसी सूचना उस देश को दे रहा है जो राष्ट्र विरोधी हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उससे उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है, अगर वो व्यक्ति है वो उसने नागरिकता प्राप्त की है, मान लीजिए पंजीकरण या फिर देशीयकरण द्वारा, और उसको 5 साल नहीं हुए हैं, मतलब 5 साल के अंदर अगर उसको किसी दूसरे देश में जेल हो जाती है, 2 वर्ष की कारावास हो जाता है उसको 2 वर्ष का, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इसमें जो तीसरा जो पॉइंट है, वंचित किए जाने पर डेप्रिवेशन में हमने पढ़ा 4 तरीकों से किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। वो फर्स्ट है, वो है उस व्यक्ति है उसने कोई भी झूठे तथ्य प्रस्तुत करके सरकार के साथ की हो तो उसकी नागरिकता छीनी जाएगी। सेकंड है वो संविधान के प्रति डिसरिस्पेक्ट किया हो, संविधान के प्रति अनादर किया हो। थर्ड है वो है भारत में अगर कोई भी युद्ध हो रहा है और वो शत्रु देश का साथ देता है और उससे इलीगली अवैध रूप से गोपनीय सूचना हमारे देश की दे रहा है और ऐसी सूचना दे रहा है जो कि राष्ट्र विरोधी है, तो फिर उसको भारतीय नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। और चौथा है, अगर जो व्यक्ति है जिसने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है और उसको प्राप्त किए हुए 5 वर्ष नहीं हुए हैं, 5 वर्ष के अंदर उसने किसी दूसरे देश में ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से उसको 2 साल की जेल हो जाती है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि किन 5 तरीकों से हमने भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किन 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता का जो है समाप्ति की जा सकती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारतीय व्यक्ति है, जन्म के आधार पर मतलब कि जिसके माता और पिता दोनों भारतीय हैं या फिर दोनों में से कोई एक भारतीय है और उनका परमानेंट हाउस है भारत में और उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो उस व्यक्ति को किसी भी स्थिति में भारत की नागरिकता उससे छीनी नहीं जा सकती। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपके माता पिता भारतीय हैं और आपका खुद का परमानेंट रेजिडेंस है भारत में और आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आपसे किसी भी आधार पर भारत की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं बाय बर्थ। इसके अलावा कुछ जो प्रावधान हैं जैसे कि नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण, जो कि मैंने इस 4th में बताया, वंचित किए जाने पर में, जिससे कि भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन जन्म के आधार पर अगर आप भारतीय हैं तो आपसे भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बाय बर्थ, जन्म से, वंशानुगत, बाय डिसेंट, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, क्षेत्र में सम्मिलित होने पर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। वो है, फर्स्ट है नागरिकता का परित्याग, यदि व्यक्ति खुद ही घोषणा कर दे कि मैं भारत की नागरिकता का त्याग करता हूँ, तब। दूसरा है बर्खास्तगी, अगर वो दूसरी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब। तीसरा है वंचित किए जाने पर, तब अगर वो झूठे तथ्य प्रस्तुत करता है तब। अनिष्ठा करता है भारतीय संविधान के प्रति तब। युद्ध में शामिल देश है हमारा और दूसरे देश की सहायता करता है तब। और अगर वो नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश में ऐसा कार्य करता है जिससे उसको 2 साल की जेल हो जाती है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इन 3 तरीकों से अब हमने समाप्ति कैसे की जा सकती है भारतीय नागरिकता की, वो पढ़ी। तो आज हमने पढ़ा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन 3 टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।